See, AC में what do we know so far? We know that general expression is E is equal to E naught sin omega t plus phi, and I is equal to I naught sin omega t plus phi. Do you know what is phi here? Initial phase. Initial phase. What is initial phase? In graph के हिसाब से देखो अगर, ठीक है. So if you look at this graph, this is the graph of phi equal to 0, right? Yeah. If I draw E t graph, this is phi equal to 0, है ना? If the graph goes like this, okay, I can say that यहाँ पे it is a leading graph, right? है ना? वैल्यू पॉजिटिव शुरू हो रही है, ठीक है? तो ये प्लस फाइव की ग्राफ है ना? लीडिंग ग्राफ है मतलब वैल्यू पॉजिटिव शुरू है या ग्राफ पहले शुरू हो जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना? ठीक है. और अगर ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा है, अगर वैल्यू नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं लैगिंग ग्राफ ना, -5 वाला ग्राफ है ये, है ना? तो बेसिकली ग्राफ में इनिशियल फेज रिप्रेजेंट्स शिफ्ट, करेक्ट? ठीक है. एंड इफ यू लुक एट एसी जनरेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इफ यू रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू जनरेट एसी, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था, एंड देन वी यूज्ड टू रोटेट अ कॉइल इनसाइड, राइट? तो अगर इनिशियल एंगल 0 लिया है आपने किसके बीच में, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, ठीक है, तो फाई 0 हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? ओके. पर अगर इनिशियल एंगल, बिकॉज यू कैन राइट थीटा एज ओमेगा टी, but if initial angle is not 0, okay, let's say initial angle कुछ तो है 30 degrees for example, then angle covered will be 30 degrees plus omega t, right? तो initial phase जो होता है वो तुम्हारे एंगल बिटवीन जो लूप घूम रहा है फील्ड के अंदर और बी के बीच का एंगल है, वो समझ में आया? इनिशियल एंगल. इज मेकिंग सेंस? ओके. यस. बट वो नेगेटिव फेज एंड पॉजिटिव फेज तो तब डिपेंड होता है जब ग्राफ का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन भी मालूम पड़ता है. हाँ तो पता है ना, ग्राफ ऐसा भी रहेगा, कैसा समझा नहीं? मेरा मतलब है अगर ग्राफ राइटवर्ड्स जा रहा है और लेफ्टवर्ड्स जा रहा है तो फिर साइन, अभी मैं लिखूंगा साइन y इक्वल टू साइन x, राइट? इफ आई राइट y इज इक्वल टू साइन x प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है, हाउ यू ड्रॉ इट? यू नो ना हाउ टू ड्रॉ इट, यू नो इट, राइट? समझ में आया ना? तो सिंपल है, ठीक है, ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले सीखा वैसे ही करना है, ठीक है. सेकेंडली वी नो ई एवरेज और यू कैन से आई एवरेज आल्सो फॉर हाफ साइकिल, बिकॉज फुल साइकिल में 0 था, है ना? हाफ साइकिल में कितना था? इट वाज 2 E naught by pi, okay, and E RMS, remember RMS का definition, it was integration of E square dt upon integration of dt का root, isn't it? and that was how much? E naught by root 2, है ना? तो ये स्टैंडर्ड के लिए इस इक्वेशन के हिसाब से these were the RMS values and average value और हाफ साइकिल के, करेक्ट? याद है क्या? हमने इसको ग्राफ के थ्रू भी किया था, इक्वेशंस के थ्रू भी किया था, सब कुछ हमने कर लिया है यहाँ पर, ओके. एंड आई आल्सो गिव यू द इंपॉर्टेंस ऑफ आरएमएस वैल्यूज ना, कि जब भी हम पावर कैलकुलेशंस करते हैं या एनर्जी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आरएमएस वैल्यूज को प्रायोरिटी मिल जाती है, बिकॉज वो फॉर्मूला में आरएमएस वैल्यू ही मिल रहा था अपने को वहाँ पर, isn't it? And we also did a difference between AC measuring devices and DC measuring device, है ना? ठीक है, कि AC में हम हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर यूज करते हैं, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं उसको, एंड दैट इज व्हाई ऑल द मेजरिंग डिवाइसेस व्हाटएवर दे मेजर दोस वैल्यूज विल बी RMS वैल्यूज, है ना? ठीक है. इफ आई टेल यू कि आई मेजर्ड AC करंट टू बी 20 वोल्ट्स, दैट मींस इट इज ERMS, इट इज नॉट E नॉट. समझा? यहाँ पे पीक वैल्यू नहीं देते हैं वो लोग अनलेस दे राइट एक्सप्लिसिटली पीक वैल्यू और दे गिव यू द एक्सप्रेशन, ठीक है ना? ऐसे ही वैल्यू दिया है, मेजर्ड वैल्यू दिया है, मतलब वो हमेशा RMS वैल्यू ही है. दैट यू शुड मेक श्योर दैट यू नो. एनी क्वेश्चंस हियर सो फार? तो ये हमको पता है, ठीक है. अभी व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन योर AC सोर्सेस, ठीक है. अगर हमने AC सोर्स को लिया तो आई विल ट्राई टू डू टुगेदर, ओके. कहीं डाउट आया तो बोलना, एक साथ ही करते हैं कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो आई हैव L with the AC source, E is equal to E naught sin omega t, this is L, and then I have C with the AC source, E is equal to E naught sin omega t, this is C, and then we have R with an AC source. So they have given EMF and we have to find current, okay. So LCR करते हैं इसको, तो यहाँ पे तो सिंपली ओम्स लॉ लगा लेंगे हम लोग, है ना? तो वी कैन से दैट V is equal to IR, that means I will be equal to E by R, which means it is
सिंपली आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, सही है ना? ठीक है, तो देयरफॉर सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, तो दैट आई एम गोइंग टू कॉल एज आई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और तो इसको हम आई नॉट बोल देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है, तो दिस इज द करंट एक्सप्रेशन। सी द थिंग टू कंक्लूड हियर इज कि जो ई नॉट है और जो आई नॉट है, कैन यू राइट यहाँ पे दो चीज देखो, मतलब यहाँ पे आई कैन राइट कि जो आई नॉट है इट इज ई नॉट अपॉन आर, तो पीक वैल्यू में रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। ऑल्सो इफ आई राइट लाइक दिस, ओके, दिस व्हाट इज दिस, इज ई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इजंट इट, और ये क्या है, ये आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, समझा? अगर मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा क्या कि आई ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन आर, ऐसा चलेगा क्या लिखा तो? विल दिस वर्क? Will this work here? Will this work? Yeah. If I write कहते हैं I as a function of t is equal to E as a function of t, चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा, यहाँ पे चल रहा है ना? यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, हाँ, कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा हम लोग को, ठीक है, तो बराबर है, मतलब जो साइन में यहाँ पे ये साइन का टर्म है तो यहाँ भी साइन का टर्म है, ठीक है, तो इसलिए दिस वर्क्स हियर, ओके, राइट। ऑल्सो आई कैन से दैट कि पीक वैल्यू ऑफ कौन वैल्यू बड़ा होगा इसमें, ई नॉट इज बिगर, राइट, ठीक है, ई नॉट जो है वो बड़ा है आई नॉट से, ठीक है, ओके। और इफ आई ड्रॉ ग्राफ, अगर ये वाले के लिए ग्राफ बनाया अगर हम लोग, समझ लो इफ आई टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लेट्स से पहले ई का बना रहे थे, तो लेट्स से ई का ग्राफ बनाया तो ऐसे बनेगा, लेट्स से दिस इज ई का ग्राफ, ई वर्सेस टी ग्राफ, ओके, दिस विल बी योर ई नॉट, ई नॉट है यहाँ पर, तो आई का ग्राफ कैसे बनने वाला है, साइन ग्राफ ही बनेगा, ओके, बट थोड़ा छोटा बनेगा, राइट, ठीक है, तो आई विल मेक इट लाइक दिस, okay, so the maximum value will be little less, so they are in phase, ठीक है, मतलब इन फेज देखो दोनों का पीक वैल्यू और जीरो वैल्यू साथ में ही आ रहा है, तो आई कैन राइट यहाँ पे दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर इन फेज, इन फेज, कौन कौन इन फेज है, ई एंड आई, ठीक है, पूरा ईएमएफ और करंट जो है फेज उनका साथ में चल रहा है, पीक वैल्यू वैसे नहीं बोलेंगे, पीक वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। दिस मींस इफ आई हैड एडेड लाइक दिस, अगर मैंने यहाँ पे फाई ऐड किया होता तो इधर भी फाई ऐड होता, फिर मतलब फिर भी वो लोग सेम फेज में होते, समझ में आया ना? तो कभी अभी ये क्या करते हैं ना, कभी कभी ओके दे ड्रॉ समथिंग एज फेजर डायग्राम, डू यू रिमेंबर फेजर्स? मैं फेजर वो वाला एरो वाला फेजर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वी डिड अ कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, ये इसका कर लेते हैं। इफ आई ड्रॉ फेजर डायग्राम, देखो अभी ना अगर हम ये इक्वेशन ले E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नो दैट आई नॉट इज एक्चुअली ई नॉट अपॉन आर, करेक्ट, वी जस्ट डिराइव्ड इट, तो लेट्स से आई रिप्रेजेंट ईएमएफ बाय दिस लाइन, तो रिमेंबर तुमको याद है जनरल एक्सप्रेशन कैसे करते थे फेजर के लिए, थोड़ा सा डिस्कस करना है क्या तुमको, ठीक है, वहां पे हम लोग ने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जब लिखा था, ठीक है, तो तुमको याद है क्या कि हमने जो लेंथ ऑफ द एरो था उसको हमने ए लिया था, और जो एंगल विद रिस्पेक्ट जो फेज है उसको इनिशियल फेज को हमने एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लिया था, राइट, दिस इज अ डायग्राम फॉर फेज पॉजिटिव, इफ फेज इज नेगेटिव देन हाउ डू यू शो इट, ए साइन ओमेगा टी माइनस रहा तो कैसे दिखाओगे उसको, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे दिखाते ना, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं उसको, राइट, फेज जीरो है तो अगर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे उसको, राइट, लेंथ ऑफ द एरो वाज योर एम्पलीट्यूड एंड एंगल विद रिस्पेक्ट टू योर हॉरिजॉन्टल वाज दिस फेस, इजंट इट, ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, दिस इज योर अगर ईएमएफ, ठीक है, तो दिस शुड बी योर आई का फेजर, समझा? अगर मैं फाइव ऐड कर रहा हूँ तो इन जनरल अगर जनरल एक्सप्रेशन पे आना है हमको, अगर मैंने समझ लो वहां पे फेज लिया है ईएमएफ में, तो मुझे आई पे भी फेज मिल जाएगा, राइट, isn't it? अगर यहाँ पे मैंने फाइव ऐड किया तो यहाँ पे भी फाइव ऐड हो रहा है, ठीक है, वो डेरिवेशन तो हमने वैसे ही किया है, देखो इफ आई ऐड फाइव हियर, इफ आई ऐड फाइव हियर, यहाँ पे फाइव ऐड आ जाएगा, ठीक है, तो आई नॉट के साथ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, राइट, ठीक है, तो इफ तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो, तो बहुत सारे बुक्स में दे विल शो इट लाइक दिस, दे विल शो दिस एज ईएमएफ एंड दे विल शो दिस एज आई, तो दे विल अज्यूम दैट कि पहले से ही फाइव है, तो ये जनरल ऐसे भी दिखाओ तो भी चलेगा, ऐसे दिखाओ तो भी चलेगा, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का फेजर समझ में आया अपने को? अच्छा, लेट्स गो फॉर सी। सी में कैसे करें? तो यू नो दैट
Q is equal to CV, isn't it? By definition of capacitor, है ना? Q is equal to CV, तो CE लिख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? है ना? Where E is the voltage या EMF यहाँ पे जो जा रहा है, ठीक है? तो that will be equal to C E naught sin ओमेगा t, है कि नहीं? अब क्या करना है इसको, तुमको करंट चाहिए, डेरिवेट कर दो उसको आराम से, और क्या, ठीक है? तो you'll get C E naught ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगा, ठीक है? And let's assume this value as I naught, so we'll get I is equal to I naught cos omega t. Now look at the equation and you'll understand कि they are not in same phase, ठीक है ना? मतलब ये पाई बाय 2 का कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? ये लीड कर रहा है, राइट? I is leading, right? तो if I have to say, ठीक है, you have to do the graph here, ठीक है? तो ये अगर EMF अगर आप बना रहे हैं, वाइट में समझ लो EMF बना रहे हैं, तो ग्राफ देख कैसे बनेगा? This will go like this, okay? How about I? थोड़ा ऊपर रहेगा, उसका मैक्स वैल्यू थोड़ा ऊपर है, तो ऊपर आते, तो मैक्स वैल्यू Cos will be graph. greater than the max value of E naught का। ठीक है? तो ये cos ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा देखो, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। तो ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं? दिस इज I naught, करेक्ट, and this is E naught. चमका, सही है ना? ठीक है, तो here I can say that कि they are not in phase. In fact, here I leads E by pi by 2, or you can say उल्टा, E lags I by pi by 2. तुम जो बोलना बोलो, language it can be anything, okay? And एक और चीज देखो, मतलब we have also assumed that, okay, चाहिए तो इसको next page पे ले लो, को यहाँ पे था, ठीक है? Look at the second point. We have assumed that I naught is actually omega C E naught, right? अब इसको तुम थोड़ा ओम्स लॉ से कंपेयर करो, ओके? एंड यू अंडरस्टैंड कि इफ आई कंपेयर विद दिस ओम्स लॉ, यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है, वो 1/ओमेगा C है, ओमेगा C, isn't it? Do you agree or not? क्योंकि यहाँ नीचे I R होता है ना, तो R के यहाँ पे 1/ओमेगा C है, राइट? ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस, समझा? इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट? रेजिस्टेंस विल नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट यू सी जो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? है ना? यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, राइट? और आई वी रिमेंबर वी डिस्कस दिस कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएस में 60 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट, राइट? ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी चेंजेस द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट विल गेट, दैट विल चेंज. तो यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं अपन, यहाँ पे यूज करते हैं रिएक्टेंस, एक्स इज द सिंबल, ओके? और एक्स इज रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आया क्या? ठीक है, ओके? एंड इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. इसको लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई FC भी लिख सकते हैं, है ना? व्हाट इज द यूनिट हियर? रेजिस्टेंस से ही काम कर रहा है, यूनिट ओम्स ही है इसका, XC की बात चल रही है, समझा? तो ओम्स ही है इसका यूनिट कैपेसिटी रिएक्टेंस का. और ये इट गिव्स अ गुड रिलेशन विद फैरेड, है ना, सेकंड्स, और मतलब 1/2 सेकंड है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो फैरेड सेकंड और ओम्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन मिल जाता है. तो इसके ऊपर डायमेंशन वाले क्वेश्चन बना सकते हैं लोग. तो इफ यू सी डायमेंशन लाइक क्वेश्चंस तो देखना पड़ता है, कभी डायमेंशनल क्वेश्चन बना सकते हैं इसके ऊपर. तो ओम्स सेकंड और फैरेड में कोई रिलेशन चाहिए, दिस इज वेरी नाइस रिलेशन टू बी यूज्ड, ओके? और क्या है? अब एक और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो जो हमने वहां पे लिखा था कि इफ आई राइट लाइक दिस कि आई नॉट सॉरी E naught इज इक्वल टू I naught XC, या ऐसा लिखा कि I naught इज इक्वल टू E naught अपॉन XC, तो वर्क कर रहा है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज दैट्स हाउ वी गॉट एवरीथिंग, राइट? ओके, हाउ कैन वी राइट लाइक दिस? मतलब ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन XC, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉस है, वहां पे साइन है, तो दिस इज इनकरेक्ट, दैट वी शुड नो, समझा ना? हमेशा I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इज नॉट E एज अ फंक्शन ऑफ उसका रेजिस्टेंस, ठीक है? ओके, पीक वैल्यू के लिए लिख सकते हो तुम ये, ठीक है? बट एट एनी इंस्टेंट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज दे डोंट सी, दे इफ यू लुक एट ग्राफ यू अंडरस्टैंड कि दे डोंट, उनका पीक वैल्यू और जो जीरो वैल्यू साथ में नहीं आ रहा है, समझ में आया? तो एट एनी इंस्टेंट दे आर नॉट इन फेज, ठीक है? तो ये वर्क नहीं करेगा, बट दिस वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन हियर,
इन रेजिस्टेंस का केस बिकॉज दे आर इन फेज। चमका ना, ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखो, मतलब ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बिकॉज बाद में काम आएगा। और कुछ पर रिसर्च करना है क्या? हाउ अबाउट फेजर? 90 डिग्री का। हाँ, तो अगर समझ लो हम इसको ईएमएफ को हमने ई ऐसे बनाया, ठीक है, ओके, तो ये वाला कहाँ पे आएगा? हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग? ठीक है, एक मिनट यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट लीडिंग, दिस रिप्रेजेंट लैगिंग आल्सो, राइट? जो लीडिंग होगा हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज साइड होता है, इफ यू कंपेयर विद द हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? जो लीडिंग हो किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आएगा? लैगिंग हो कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट? तो आप देखो यहाँ पे हमारे में कौन लीड कर रहा था? तो आई ऊपर आएगा, समझ में आएगा? तो आई ऐसे आएगा, चमका की बाउंसर, समझ में आया क्या? अच्छा, अगर मैंने अगर वो वाला कर लिया तो समझ लो हमने फेज ऐड कर दिया हर जगह, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम ये करेंगे तो देखो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, फिर ये थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो इट लुक्स लाइक दिस नाउ, इट लुक लाइक दिस, ये ऐसे ई है, ठीक है, एंड दिस विल बी आई, तो एंटायर थिंग विल शिफ्ट बाय 5 से सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आएगा? अच्छा, इस ग्राफ को ऐसे बनाया तो भी चलेगा, देखो ऐसे बनाया तो भी कोई पंगा नहीं है, देखो ऐसे बनाया तो भी चलेगा, मतलब ठीक है, ठीक है, इट विल मेक परफेक्टली सेंस इफ यू डू लाइक दिस आल्सो, ठीक है? यहाँ पे ई और यहाँ पे एज लॉन्ग एज क्या बोलते हैं, जो लीडिंग वाला बंदा है वो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल जाएगा, है ना? और परपेंडिकुलर होना चाहिए 90, बिकॉज हमको पता है कि फेज डिफरेंस इज 90, ठीक है? तो वो ईएमएफ का वैल्यू भी देखना पड़ेगा ना, ठीक है, ओके? तो इट्स लाइक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कैसा है, एक जैसा काम करता है, राइट? है ना? ठीक है, करंट बढ़ेगा तो क्या रिएक्टेंस चेंज होगा क्या? हाँ, तो ईएमएफ भी चेंज होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस है, इफ आई चेंज वोल्टेज विल रेजिस्टेंस चेंज, विल इट चेंज? नो ना, ठीक है, वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? हाउएवर फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो डेफिनेटली इट विल गेट अफेक्टेड, समझ में आया ना? नेक्स्ट and the last one, any questions in this part? ठीक है, we got this, right? We got the phasor, we got the graph, we got the leading lagging stuff, and we also got the reactance part, capacitor reactance. Let's talk about L here. L के लिए क्या बोल सकते हैं? अगर वो एसी का सर्किट जो उसको प्रोवाइड करता है वो अपना पोलैरिटी चेंजेस वेरी क्विकली, राइट? तो चार्ज करंट फ्लो कैसे होता है? इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? हाँ, पर वो तुरंत फिर नेगेटिव भी बन जाता है, पॉजिटिव भी बन जाता है, तो फिर चार्ज ऐसे एक ही जगह पर लग जाना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होता एक्चुअली, इसमें क्यों लगना चाहिए? कि अगर ऐसा पॉजिटिव सपोज इधर है, चार्ज पे लेते जाएगा, तो जैसे वो नेगेटिव होएगा वो तभी रिवर्स फ्लो करेगा ना चार्ज, तो फिर वो अगर ऐसे से कर रहा है तो चार्ज ऐसे होते रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट वेरिंग, आई टॉक अबाउट इट वेट, ठीक है? 2 मिनट में बात करता हूँ, उसका अच्छा क्वेश्चन है, ओके? आ जाओ यहाँ पे, ये खत्म कर लेते हैं पहले। कहाँ पे थे हम लोग? इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करोगे, बोलो कि यहाँ पे समझ लो करंट आई जा रहा है, ठीक है, ओके, एंड हाँ, तो यहाँ पे ये वोल्टेज इसको EL बोल सकते हैं, है ना? प्लस माइनस KVL लगा दो तो आएगा E माइनस EL इज इक्वल टू 0, करेक्ट, है ना? तो वी कैन राइट EL इज इक्वल टू E, which is what is EL? It is L di by dt, correct? That is equal to अपना E नॉट साइन ओमेगा टी, सही है ना? ठीक है, और हमको क्या चाहिए? हमको I चाहिए, तो that will be E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, सही है? इंटीग्रेट करो उसको, क्या आ रहा है बताओ? I will be equal to E नॉट अपॉन L, दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है? रहने दो, माइनस में दिक्कत नहीं है, ओके? L, ठीक है, तो व्हाट डू यू गेट? I इज इक्वल टू E नॉट नेगेटिव cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा L, एंड इसको क्या ले सकते हैं अपन? I नॉट ले लो, ठीक है? तो विल गेट I इज इक्वल टू माइनस I नॉट cos ओमेगा। What is where I naught? Where I naught is what? E नॉट अपॉन ओमेगा।
E naught upon ओमेगा एल omega L, which means I got by reactance, right? Reactance क्या होगा? It will be simply omega into L, है ना? तो इसको लिख सकते हैं XL. क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम देते हैं, यहाँ पे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज करते हैं. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट. उसको भी बात कर सकते हैं. तो दैट इज कैपेसिटेंस, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इज योर इंडक्टेंस, राइट? और देखो यहाँ पे कैन बी राइट यहाँ पे कि ऑब्वियसली वो तो अलाउड है कि आई नॉट इज I naught is equal to E naught upon XL is allowed, but I as a function of time is E as a function of upon time upon XL. This is not correct. Okay, this is not correct. ये भी बताना चाहिए. और फेजर बना देते हैं, ग्राफ कर लेते पहले. ग्राफ बताओ. वही सेम है This is EMF graph. बट छोटा एम्पलीट्यूड ठीक है. This is EMF graph. Okay. तो it will be minus cos, right? ठीक है. पर पहले में माइनस कॉस है ना. माइनस एल डी बाई डी टी नहीं लिया था ना, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, इसलिए तो ऐसे ही ले लिया. वोल्टेज ड्रॉप लिया ना हमने. नहीं, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला में बैक ईएमएफ इससे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना. फॉर्मूला में माइनस एल डी इट इंडिकेट्स व्हाट. हाँ भाई आ जाओ. स्मॉलर एम्पलीट्यूड. इजंट इट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सही है ना. ठीक है. ओके, दिस इज योर आई, है ना. ठीक है. और यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? ई लीड कर रहा है. ठीक है. तो कैन से दैट यहाँ पे ई लीड्स बाय हाउ मच? ई लीड्स आई बाय 2. एंड इफ यू ड्रॉ फेजर कैसे बनाएगा भाई? सेम इसका ही आएगा उल्टा बट, है ना. तो वी कैन से दैट phasor will be, this is your EMF, so this will be your I, or you can draw it like this also. If you draw it like this also fine. This is your I. This has to जो leading वाला है हमेशा. Yes, in general if you draw, you can draw like this also, like this with a phase. There is an initial phase, everything will shift by 5, है ना. ये 90 रहेगा. Is making sense? है ना. ठीक है. इसको भी थोड़ा टेढ़ा बनाना तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं. दिस इज लाइक दिस, तो दिस इज, है ना. एनी क्वेश्चंस हियर? डिड यू गेट द फेजर? एनी क्वेश्चंस? थोड़ा कंक्लूजन हियर. 3-4 पॉइंट्स हमको याद रखना है. कंक्लूजन सी इन. अच्छा, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, यहाँ पे मेरा assumption क्या था यहाँ पर? I assume this is a pure inductive circuit. There is no resistance here. ठीक है. ओके, यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस भी नहीं है. ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है. समझा गया? यहाँ पे कोई इंडक्टेंस नहीं अज्यूम किया है, ना कोई रेजिस्टेंस अज्यूम किया है. दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है. तो ये प्योर सर्किट की बात चल रही है. ठीक है. तो इफ यू हैव इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वी कैन से दैट सर्किट बोल सकते हैं कि I and E are in phase. ठीक है. This is very important conclusion. There is no phase difference in pure XL. ठीक है, या in pure L circuit, sorry. ठीक है. We can say that who leads? E leads. ठीक है. E leads I by pi by 2. Also we can define inductive reactance as omega L. ठीक है. And in a pure C scenario, ठीक है, E lags, EMF lag करेगा. ठीक है. I by pi by 2. Okay. And XC is defined as 1 upon. Okay. इसमें एक्चुअली फॉर्मूला से एक और चीज समझ में आ रहा है मुझे. ओके, कि एट हाई फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन? सी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, जब ओमेगा बहुत, या ओमेगा और वी कैन से एफ टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, तो जो एक्सएल है वो बहुत हाई हो जाएगा, राइट,
है ना, और जो XC है 10 to 0 हो जाएगा, isn't it? Okay, that means your जो इंडक्टर है it behaves like what? ऐसे ओपन सर्किट, राइट, है ना, और जो कैपेसिटर है it will behave like what? शॉर्ट सर्किट, है कि नहीं? एट हाई फ्रीक्वेंसी वी कैन से दैट दिस इज, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है, एट हाई फ्रीक्वेंसी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, समझ में आएगा? तो एलसीआर सर्किट में देखना पड़ता है, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में ये सब ध्यान रखना है अपने को कि एक्सएल का क्या हो रहा है, एक्सी का क्या हो रहा है। एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का समझ में आएगा? ठीक है, हाउ विल यू सॉल्व LCR सीरीज केस, और ये बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, यू हैव LCR इन सीरीज, मतलब यू हैव सर्किट लाइक दिस, L C और R ऐसे लिखा है, यहाँ पे हमारे L है, ये C है और R है, तो सीरीज में लग रहा है, एंड देन वी हैव a source of EMF E is equal to E naught sin omega t, and let's see if I am looking for, तो ऑब्वियसली कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, राइट, ओके, बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, लेट्स कॉल इसको एज phi, लेट्स अज्यूम दैट फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज सम phi, ओके। अब मुझे नहीं पता कि मतलब कौन लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, देखते हैं वो सब, ठीक है, मैंने प्लस ले लिया है ना, ओके, तो लेट्स आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि लेट्स सॉल्व फॉर अ केस जहां पे एक्सएल इज मोर देन एक्सी, वो वाला केस ले रहे हैं हम, एक्सएल इज मोर देन एक्सी, ओके, तो यहाँ पे phi represents, I'll just write यहाँ पे phi represents phase difference between E and I, ओके। अभी यहाँ पे ऑलरेडी अगर कुछ एंगल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, समझ में आया क्या? तो हम जस्ट अज्यूमिंग की कहते हैं इनके, अगर ये 0 है तो ये इसके और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है phi लिया मैंने, ओके, तो फेज डिफरेंस इज phi। ऑल्सो यू शुड नो दैट जब तीनों सर्किट पे साथ में आ जाते हैं, ओके, तो नेट रेजिस्टेंस का एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस मतलब इट इज अ कंबाइंड रेजिस्टेंस, यू कैन से मतलब मोर देन वन एलिमेंट इन सिनेरियो, मतलब LC CR है ना, RL ऐसे रहेंगे तो हम उसको इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं। इसका जो रेसिप्रोकल है इसको बोलते हैं एडमिटेंस, ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, यहाँ पे इंपीडेंस का एडमिटेंस बोल देते हैं, ठीक है, 1/z एडमिटेंस। तो वी विल ट्राई टू गेट दिस वैल्यूज, ट्राई टू गेट दिस फेज डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखना है, और गेट आल्सो कैलकुलेट कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, बिकॉज़ इंडिविजुअली आई नो कि इसमें एक्सएल है, इसमें एक्सी है, इसमें आर है, तीनों साथ में आते हैं तो क्या रेजिस्टेंस बन के आता है, दैट वी टू अंडरस्टैंड। सीरीज में ना मतलब तो देखना पड़ेगा क्या क्या कैसे क्या आ रहा है, ओके। अब इसको सॉल्व करने जो मेथड यूज करते हैं, यूज फेजर मेथड, ओके। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सीरीज में तुम्हें पता है कि एक्चुअली मेक मोर सेंस, ओके, कि सीरीज में तीनों एलिमेंट में करंट सेम होना चाहिए, इजंट इट? समझ में आया क्या? बराबर ना, क्यों? तो तीनों एलिमेंट में करंट सेम होना चाहिए, राइट, इजंट इट? ओके, तो मैं ना करंट को बेस ले लेता हूं, समझा क्या? ऐसा क्यों करते हो, करंट में क्या बोलते हैं, फेज 0 है, ठीक है, और यहां पे phi ऐड करता हूं, समझ में आ रहा है वैसे क्यों कर रहा हूं? बिकॉज तीनों में करंट सेम है तो बेटर रहता है करंट एज बेस, ठीक है, वाइल डालूंगा फेजर डायग्राम, आई एम अज्यूमिंग कि नेट ईएमएफ में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसमें पर सेपरेट करो ना, उसमें पॉजिटिव था, अरे मतलब ठीक है यार, मतलब वो प्लस माइनस आएगा देख लेंगे ना, मतलब डिपेंड करता है, वो तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। मुझे मुझे तुझे मालूम है करंट लीड कर रहा है, नहीं ना, तो देखते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम टेकिंग द रीजन आई एम टेकिंग करंट एज बेस बिकॉज़ इन सीरीज यू नो दैट करंट विल बी सेम ऑल थ्रू ऑल, इसलिए इट मेक्स सेंस टू मेक करंट एज बेस, ओके। तो मैंने करंट को बेस ले लिया, तो ये मैं करंट का एरो बनाया था ऐसे, इसमें एरो ऑफ करंट, तो उसको ऐसे साइड में बना लिया, ओके। एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग ईएमएफ का फेजर्स। लेट्स कॉल इसके ईएमएफ को EL, यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे बोलते हैं EC, और यहाँ पे जो आ रहा है ER बोल लेते हैं, ठीक है। EL EC ER बोल रहा हूँ, मेरे को कोई उसको VL VC VR लिखता है, मैं E लिख रहा हूँ, ओके। तो आई नो दैट, अभी भी पढ़ा है फ्रेश, कि जो ER है वो यही लाइन पे रहना चाहिए, isn't it? This should be ER, correct? Because EMF of resistor is always in phase with the current, okay? And जो तुम्हारा EC है वो कहाँ रहेगा?
EC कहाँ आएगा? will be lag. कैपेसिटर जो है उसका करंट लीडिंग करता है और जो ये है वो लैग करता है, कहते हैं EMF। ओके, तो ये लैग करेगा नीचे। अब मैं इसको छोटा बनाना, बिकॉज मैंने वोल्टेज देखो ना, यहाँ पे हमने XC छोटा लिया है तो उसका जो EMF आएगा वो भी छोटा बनेगा, है ना। तो इसको मैंने EC ऐसे लिखा है। चमका? कैसे, ऐसे क्यों किया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, EMF has to lead, this will lead by pi by 2, ठीक है, तो इसको pi by 2 ऐसे बना देते हैं, तो this becomes your EL। चलेगा? थोड़ा बड़ा बनाया इसको, ओके। तो if you have to find net EMF, कैसे निकल के आएगा बताओ? जस्ट लुक एट द येलो डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, दिस इज योर EL माइनस EC, ठीक है। ये ऐसे ऊपर की तरफ इसलिए आ रहा है बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट XL इज मोर देन XC, दैट्स व्हाई द नेट इज कमिंग ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, नहीं तो नीचे आता। समझ में आया क्या? और ये ER है, तो नेट EMF कहाँ पे आएगा? नेट EMF कहाँ बनेगा? उसका वेक्टर सम करके। 1 सेकंड। हाँ, तो लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो कैसे रिजल्टेंट EMF जो आएगा दैट विल बी समवेयर हियर, राइट। दिस इज आवर E, जो हम इसको E लिख रहे थे यहाँ पर, दिस इज अवर E, ओके। एंड यू कंपेयर विद योर I इज ऑन दिस लाइन, राइट, करेक्ट। I को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं, जस्ट टू शो इट। दिस इज आवर I, थोड़ा नीचे कर देगा इसको, थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, okay, this is our I. So this is clearly the phase difference between E and I, isn't it? Okay, so you can say that, ठीक है। हाँ, इसको ना लोग ऐसे बना सकते, देखो कभी कभी क्या करते लोग कि दिस इज योर you can say tan inverse या tan phi is simply what is that? येलो डायग्राम को देखो, EL माइनस EC अपॉन ER लिख लेते, एंड देन इसको लिखते थे IXL माइनस IXC अपॉन IR, तो व्हाट यू गेट इज XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। और ये जो एक्सप्रेशन है, इससे यू कैन मेक दिस ट्राइंगल, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। Z यहाँ पे लिख देते हैं वो लोग, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे XL माइनस XC, ओके, एंड दिस इज R, दिस इज फाइन, दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्राइंगल, ओके। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डायग्राम अगर XC बड़ा होता, ठीक है, तो फिर रिजल्ट नीचे आता, है ना, और जो फेस पॉजिटिव आ रहा है वो नेगेटिव आता, ठीक है। तो क्लियरली क्या दिस इज इंडक्टिव सर्किट, है ना। जहां पे XL बड़ा होता है XC से, उसको बोल सकते हैं हम लोग इंडक्टिव सर्किट, है ना। इंडक्टिव सर्किट मतलब जहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे C नहीं है और R नहीं है, इसका मतलब ये है कि XL इज बिगर देन XC। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज सर्किट हियर, ठीक है, समझा? एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, अच्छा, हाउ अबाउट Z का वैल्यू इफ यू वांट? ये ट्रायंगल से मिल जाएगा Z का वैल्यू, है ना। व्हाट इज द वैल्यू? Z स्क्वायर से दैट इज लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC हो गया, Z भी मिल गया। So you got Z, you got phi. Okay, one more value which is very useful, which we'll see in the next derivation. We can calculate from this triangle cos phi की value. What is cos phi here? R by Z. Okay, तो later we'll call this as power factor. इसको power factor बोलते हैं, cos phi को power factor बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। Okay, ठीक है, तो we got phi, we got Z. Okay, इसका रेसिप्रोकल लिखा तो इम्पीडेंस भी मिल जाएगा, है ना। Now what we can do is, इसमें ना लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस रहता है ना, और ये जो XL माइनस XC वाला पार्ट है वो तुम्हारे इमेजिनरी एक्सिस रहता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं लोग, यू कैन राइट, तो आई शो यू इन सम्स आल्सो लेटर, ओके, बट यू अंडरस्टैंड कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, है ना। मैं पैरेलल सर्किट में सिखाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा उसमें, ठीक है। नहीं, जैसे ऐसे नहीं, बताऊंगा, मेरे को कंफ्यूज करते रहा ये तो, ठीक है। हाँ, ये समझ में आएगा, विल डिस्कस अबाउट इट, मैं कराता हूँ उनको आराम से।
एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेप? समझ में आया फॉर्मूला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, ये रूट में आएगा मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज़्यादा यूज करोगे तुम, ठीक है, स्क्वायर है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कर लेते, पावर, थोड़ा फेमस है ये भी, पावर इन LCR सीरीज। we'll get the general expression and then we'll analyze इसको later आराम से, okay। if you want power, तो instantaneous power का फॉर्मूला क्या होगा? it will be current into EMF, है ना, VI कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। and what is E here? it is E naught sin omega t plus phi, correct, okay। what is I naught sin omega t, तो इसको E naught I naught, and if you open this bracket what do you get? sin A cos B plus cos A sin B, ठीक है। तो दिस विल बी E naught I naught sin square omega t cos phi, okay, plus sin omega t cos omega t sin phi, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, बट है ना, बराबर है, instantaneous power, but what do you need if you, what do you do if you want average power? अगर हमको एवरेज पावर चाहिए तो क्या करें? एवरेज पावर चाहिए तो क्या करें? इफ आई हैव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, मुझे एवरेज चाहिए, कैसे निकालें? हाँ, यस, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जैसे हमने ई के लिए किया था सेम ही है ना, ओके। एंड लेट्स से आई वांट इट फॉर वन साइकिल, एक 0 से t तक ले लेते हैं इसको, है ना, एक साइकिल का निकालते हैं इसमें, ओके। एंड व्हाट डू आई गेट? ये तो आंसर तो पता ही है क्या आएगा, t, ठीक है। तो इसको 1/t लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। एंड यू नो दैट कि p dt में से मतलब ये जो E naught I naught है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, ओके। एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेशन, एक ये वाला इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन है। इफ यू लुक एट दिस इंटीग्रेशन, cos phi इज कांस्टेंट, राइट, तो इट शुड बी टेकन आउट, तो you have cos phi कॉमन, ठीक है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t, तुमको पता है इसका आंसर क्या है? t/2, हमने किया था लास्ट टाइम, राइट, ओके। दिस इज t/2 एंड हाउ अबाउट दिस गाय? यहाँ पे sin phi बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। sin ओमेगा t cos ओमेगा t को तुम क्या आंसर है? दिस इज एक्चुअली, दिस इज बेसिकली अ साइन फंक्शन ओनली, ओके। एंड sin थ्रू आउट द साइकिल में क्या देगा तुमको? 0, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 0, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज t/2। इफ यू सबस्टिट्यूट व्हाट डू यू गेट? E naught I naught by 2 cos phi, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? E RMS I RMS cos phi, है ना, बिकॉज E naught by 2 क्या था? E RMS I naught by 2 क्या है? I RMS, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? E RMS स्क्वायर बाई Z, और cos phi को भी हम R by Z लिख सकते हैं। cos phi is R by Z ना, ठीक है, ओके, है ना, ओके। एंड और वी कैन राइट इसको I RMS स्क्वायर Z, ठीक है, R by Z, कट किया तो क्या? I RMS स्क्वायर, चमका ये आंसर, वो चाहिए हमें ना, ठीक है, नहीं समझ आएगा? समझा मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। व्हाट आई हैव यूज्ड हियर इज आई एम यूजिंग ERMS इज IRMS, V इज इक्वल टू IR यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो इंपीडेंस होगा, समझा ना, ठीक है। यू कैन, दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस, है ना। सिमिलरली आई कैन आल्सो राइट E naught इज I naught Z, चमका की आंसर, समझ आया क्या, ठीक है। एंड इसी पावर कैलकुलेशन में कौन सा करंट आ रहा है यहाँ पे? RMS, इज मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस, एनीवन? समझ में? फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला था वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो मतलब, ठीक है। और एक और चीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर, समझ में आया क्या? बिकॉज इफ यू कंपेयर, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि डीसी इक्विवेलेंट हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है। इफ यू कंपेयर पावर का फॉर्मूला, डीसी फॉर्मूला, इट हैज ओनली V into I, राइट। तो V और E का वैल्यू मैच हो जाएगा बिकॉज आरएमएस है, ठीक है। I और I का वैल्यू थोड़ा मैच हो जाएगा बिकॉज आरएमएस है, ठीक है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा टर्म हियर? फाई टर्म, समझ में आ रहा है? जो फाई टर्म है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है,
इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और ये फाई टर्म बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर ये फाई की वैल्यू, कॉस का फाई की वैल्यू 1 है, दैट मींस यू मैक्सिमम पावर सर्किट में, ठीक है कि नहीं, समझा क्या। और वही कॉस का फाई का वैल्यू कम कर दो, 0.5 कर दो, तो हम पावर कम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, नाम दिया है इसको पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर का वैल्यू डिसाइड्स कि हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर सर्किट का जो पावर सप्लाई है। तुम्हारे सर्किट में जो है, ठीक है, तुम्हारा पावर सप्लाई अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं, ये वैल्यू बताएगा। समझ में आ रहा है क्या। इनफैक्ट इफ यू गो फॉर कमर्शियल बिल्स, ठीक है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक बिल में पावर फैक्टर तुम्हारे कॉम्प्लेक्स का या तुम्हारे इंडस्ट्री का जो भी है लिखा होता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर वो 0.9 के नीचे है, या से देयर इज सम थ्रेशोल्ड वैल्यू व्हिच गवर्नमेंट डिसाइड्स, ठीक है, ओके, उससे कम निकला तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में आके, समझा क्या। समझ लो तुम्हारा, हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट किया यहाँ पर, और वो वैल्यू आ रहा है समझ लो 0.8 एंड यू आर सपोज्ड टू बी 0.9 फॉर एग्जांपल, ठीक है, दैट मींस यू आर वेस्टिंग द पावर मच। समझ में आएगा, क्योंकि समझे कि नहीं, तो उसको ठीक करना पड़ता है, इट्स यू आर पेनलाइज्ड देन, समझे कि नहीं। और हाउ डू ठीक, कैसे ठीक करते हैं इसको, यूज बिग कैपेसिटर बैंक्स, जैसे कैपेसिटर बैंक्स होते हैं जो तुम्हारे चार्जर स्टोर करके उसको थोड़ा अप करते हैं उसको, ठीक है। तो यूज कैपेसिटर बैंक्स, ठीक है, टू इंक्रीज द पावर फैक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो वैल्यू है ये डिसाइड क्या करता है कि हम पावर को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, नहीं, समझ में आएगा, ठीक है। और तो इफ यू वांट वी कैन जस्ट राइट पावर फैक्टर्स आल्सो कुछ सर्किट्स का, जैसे ये कर लेते हैं, एक एल लेते हैं, एक सी का कर लेते हैं, ठीक है, फिर रजिस्टर कर लेते हैं, प्योर रजिस्टर सर्किट। देन लेट्स से अभी के एक एल सी ले लेते हैं, ठीक है, ओके, फिर एल आर ले लेते हैं, है ना, और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हाँ, सी आर ले लेते हैं, है ना, और कुछ रहेगा क्या, एल सी रहेगा क्या, एल सी, ओके, एल सी भी रहेगा ना, एल सी लिया मैंने, एल सी हो गया, ठीक है, बस एल सी आर ही बचा, okay. Now if you have to get me all the values, if I write इसका z का वैल्यू, तो that is equal to xl, I'll just write as z, ऊपर लिख लेते हैं, z लिख लेते हैं, है ना। तो z का वैल्यू कितना है यहाँ पे, it is xl here which is equal to omega into l, यहाँ पे xc which is 1 upon omega c, यहाँ पे it will be r only, यहाँ पे क्या रहेगा, xl कम नहीं है, ठीक है, तो क्या है रूट ऑफ एक्सएल माइनस रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, या इट कैन बी एक्सी माइनस एक्सएल, जो भी बढ़ाओ, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल को डिपेंडिंग ऑन विच वर यू गेटर, पॉजिटिव रखना तो, ठीक है, तो इसको एक्स नेट रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है क्या, रिएक्टेंस विल कम ऑन द इमेजिनरी लाइन, ठीक है, रेजिस्टेंस विल कम ऑन द रियल लाइन व्हेन यू कंपेयर विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आएगा, a प्लस आई बी लिखते हो तुम, ठीक है, तो a वाला जो है वो r पार्ट है, ठीक है, और जो b वाला पार्ट है वो x वाला पार्ट है। समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बोलो, रूट ऑफ यस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और यहाँ तुमको बताइए अभी भी किया आर स्क्वायर प्लस, अब एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर लिखो या एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर लिखो, जो भी बढ़ाओ, करेक्ट है ना। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ यू वांट cos फाई, इट विल बी r बाई z, ठीक है, तो r अपॉन एक्सएल, है ना। और एक्चुअली ये तो उधर फाई का वैल्यू आल्सो यार, राइट, इफ यू सी r अपॉन एक्सएल हम बोल रहे हैं, बट इफ यू गो बैक टू योर डायग्राम फेजर वाला, ओके, यस, तो ये करंट है, ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, तुम्हारा ख्याल से ये कहाँ होगा, ईएल कहाँ दिखाओगे तुम, लीडिंग है ना, लीडिंग है ना यहाँ पे, ये तो ऊपर आएगा, बरोबर ना, ठीक है। तो यहाँ पे फेस कितना है तुमको 90, तो कॉस फाई कितना मिलेगा, ये इंडक्टर है ना, रजिस्टर कहाँ से हो गया, ये एल है, ये सी है, ये आर है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे, करेक्ट, ओके, 90, ठीक,
ओके यहाँ पे तो इन फेज है, यहाँ पे ये अगर आई है और ये है, सब साथ में आ जाएंगे, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे 5 0 cos 5 1 है ना यहाँ पर। इफ दिस इज योर आई, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक्सएल एक्ससी में से कौन सा बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऊपर आए या नीचे आए, है ना? ठीक है, इट कैन बी एक्सएल इज बोथ बिगर, तो ये ऊपर आएगा, ये इंडक्टिव सर्किट, और नीचे भी आ सकता है अगर एक्सी बड़ा है तो, सही बात है। बट 5 का वैल्यू कितना होगा? 90, सही लिखा है ना अपन ने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये एलआर सर्किट है, दिस इज आई, ठीक है, ई विल बी लाइक दिस, इजंट इट, है ना? करेक्ट, ठीक है। एंड 5 विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, करेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे r बाई जेड ही लिखेंगे ना, ठीक है, ओके। एंड दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सही है? एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे लास्ट बोलो। If this is E, so if this is I, E will be like this, correct? अब यहाँ पे तुमको पता ही है कि अगर ये अगर I है तो E ऐसे भी हो सकता है और नीचे में, डिपेंडिंग ऑन एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इफ यू राइट 5, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर, नेगेटिव आना नीचे आ रहा है ना, लैगिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लेना तो ले सकते हो, ठीक है। और cos 5 आर बाई एक्सी है ना, आर बाई रूट ऑफ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर। और यहाँ पे आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर, किसमें? हाँ ठीक है, मतलब है ना, वो स्क्वायर होएगा ना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पार्ट? ये समझ में आपने को? ठीक है, ठीक है, 10 मिनट्स ब्रेक, फिर इसको पूरा रिसर्च करेंगे। आप लंच कर